बच्चों आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर एट इट्स एक्सिस। तो सबसे पहले एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेते हैं। ये एक मैंने सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर बनाया। ये इसका साइड व्यू है बच्चों, साइड से हम इसको देख रहे हैं, 3D इमेज है ये। बहुत ध्यान से देखिएगा, डायग्राम में काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। इसका रेडियस है, सपोज रेडियस इज ए इसका रेडियस हमने ले लिया। और इसके सेंटर से ये एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज पी। एट दिस पॉइंट वी सपोज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। So for this purpose we will be taking help with Biot-Savart law. Formula of Biot-Savart law is here. dB is equal to mu naught I dl sin theta upon 4 pi r square. ये इस फॉर्मूला का हम इसमें यूज़ करेंगे। बायो-सेवर्ट लॉ की 3 एप्लीकेशंस में से ये एक एप्लीकेशन है एंड इट्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो इसमें हमें क्या करने वाले, देखिए करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हमें पता है। तो ये करंट ऑलरेडी वी नो हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। और इसका रेडियस हमारे पास है पी। ये सेंटर से पी का जो डिस्टेंस है दैट इज़ एक्स। अब इसके ऊपर हमें एक डी एल सेलेक्ट करना होता है, छोटा सा पार्ट इस कंडक्टर के ऊपर कहीं भी, मान लीजिए ब्लू वन इज डी एल, स्मॉल पार्ट ऑफ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इस डी एल से पी पॉइंट कितना दूर है, ये पी पॉइंट देखिए, सपोज दिस पी पॉइंट इज आर डिस्टेंस अवे। तो डी एल भी हमें मिल गया यहाँ से, और आई भी हमारे पास आ गया, डी एल भी आ गया, और आर भी आ गया कि डी एल से पी पॉइंट कितना दूर है। 3 हमारे पास आ चुके हैं बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करने के लिए। चौथा बचता है दैट इज थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन सब जानते हैं किन किन के बीच का एंगल है, वेक्टर आर एंड वेक्टर डी एल। वेक्टर आर और वेक्टर डी एल के बीच का ये एंगल है। ये डायग्राम बच्चों कुछ इस तरह से है जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर। ये सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक डिस्क लिए मैंने अपने हाथ में। इस डिस्क को आप एज्यूम मत कीजिए, केवल एक घेरा ले लीजिए, मान लीजिए इट्स अ रिंग, ठीक है। एंगल्स में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होता है इसलिए मैंने ऐसा लिया है। अभी क्या है इसमें, ये सेंटर है, सेंटर से आर डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर पी पॉइंट है। ये रहा पी पॉइंट, देख सकते हैं आप, डायग्राम भी देख लीजिए और इसको भी देख लीजिए। ये ऊपर एक ग्रीन पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा, लाइट डी एल को देख लीजिए जो इस सर्कमफेरेंस के ऊपर है, ठीक है, छोटा सा पार्ट है। उस डी एल से आर डिस्टेंस पर, उस डी एल से आर डिस्टेंस पर देख लीजिए, आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है यहाँ। इस पर आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड, जो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है, यहाँ से यहाँ एक्स डिस्टेंस है। अभी क्या होगा इसमें, जो एंगल है हमारा थीटा, जो एंगल हम लेने वाले हैं, दैट थीटा एंगल इज इन बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर डी एल। तो वेक्टर आर और वेक्टर डी एल, वेक्टर आर है आपका ये और वेक्टर डी एल है ये। या तो वेक्टर डी एल हम इस वेक्टर में इधर की तरफ लेंगे या इधर की तरफ लेंगे, दोनों तरफ आप ले सकते हैं। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि एक एंगल इस तरह से बनेगा यहाँ पर, ये एक एंगल है वेक्टर डी एल में और आर में। आर और वेक्टर डी एल में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों, ठीक है। सरकमफेरेंस के साथ कोई भी लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, चाहे आप इसको इस तरह रखें 90 डिग्री का एंगल नज़र आएगा आप इस लाइन के साथ में, चाहे मैं इसे इस तरह से घुमा दूं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एंगल सरकमफेरेंस के साथ बना रहा है 90, अभी भी 90 है, अभी भी ये 90 डिग्री बना रहा है, अभी भी 90। जो एंगल चेंज हो रहा है दैट एंगल इज इन बिटवीन दिस लाइन एंड द प्लेन। प्लेन के साथ अभी 180 डिग्री का एंगल है, ये प्लेन इस तरह से 180 डिग्री कम होने लगा, कम होते होते प्लेन से परपेंडिकुलर हो गई ये लाइन। तो 2 एंगल होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, दोनों को आपको ध्यान रखना है कि एक एंगल तो है आपका आर में और डी एल में जो सरकमफेरेंस और लाइन में बन रहा है, दैट इज़ 90 डिग्री जो हमें चाहिए थीटा, दैट थीटा इज़ 90 डिग्री। जैसे ये थीटा आपको मिल जाएगा, चारों चीज़ें आपको मिल गई, आर भी आ गया, थीटा भी आ गया, आप ड्यू टू दिस डी एल के लिए पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें पता चल जाएगा। देन वी राइट यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ, शॉर्ट में लिखते हैं BSL, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P
ड्यू टू DL, जो छोटा पार्ट है उस DL से P की वजह से P पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि छोटे पार्ट का ले रहे हैं इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी बहुत छोटा होगा, dB से इंडिकेट करेंगे। वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I DL साइन 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 4 पाई R स्क्वायर। ये आपको dB की वैल्यू मिल गई। इसे आप इक्वेशन 1 बना के छोड़ देंगे। आगे जब हम इसे यूज़ करेंगे तो यहाँ से हम इसको यूज़ कर लेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गया, साइन 90 इज़ 1। अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, बायो एंड सेवर्ट हमेशा बताते थे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नीट्यूड को बताते थे, किस डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड है। ये बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प से नहीं बताया जा सकता। इसलिए हमें ये नहीं पता कि जो dB आया है इस dB का डायरेक्शन P पॉइंट पर किस तरफ है, इधर है, इधर है, इधर है। हमें बताना है जो मैग्नेटिक फील्ड है पूरे कंडक्टर की वजह से हमें P पॉइंट पर एक्सिस में बताना है। और एक्सिस का डायरेक्शन बच्चों ये वाला है, एक्सिस के डायरेक्शन है ये जो सेंटर से सामने सीधी लाइन आ रही है इसमें, इसे मैं आगे बना देता हूँ। इस लाइन में कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें बताना है टोटल। अब होगा क्या कि इस dB की डायरेक्शन हमें पहले चेक करनी पड़ेगी। फॉर दिस पर्पज वी विल टेक हेल्प विद राइट हैंड पाम रूल। और राइट हैंड पाम रूल के लिए आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड के थंब और फिंगर्स को 90 डिग्री पर स्ट्रेच करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। उसके बाद थंब को करंट की डायरेक्शन में कर लेना है और फिंगर्स को पॉइंट की डायरेक्शन में करना है जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। और उसके बाद पाम से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाना है ऐसे। तो जिस डायरेक्शन में पाम परपेंडिकुलरली फोर्स लगाएगी दैट डायरेक्शन विल बी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए मैं किस तरह से अप्लाई करता हूँ, इसे मैं फिर से ले लेता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। ये रहा आपका कंडक्टर जो सामने नज़र आ रहा है ये, और P पॉइंट पर हम इस तरह से लेंगे। देखिए करंट जो आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, ऐसे ऐसे करंट ले लिया हमने, ठीक है। इस तरह से करंट घूम रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है। अब आपको राइट हैंड रूल लगाना है। तो राइट हैंड रूल जब आप लगाएंगे तो राइट हैंड पाम रूल आप लगा रहे हैं, राइट हैंड पाम रूल। हमको करंट की डायरेक्शन में कर लिया, स्ट्रेच करने के बाद 90 डिग्री पर इस तरह से, और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है उधर फिंगर कर लिया आपने, और इस तरह से अब आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाएंगे ऊपर की तरफ। ये अब ये जो 90 डिग्री बना देगा यहाँ, तो यहाँ पर ये आपको वेक्टर dB मिल जाएगा, इसका डायरेक्शन। जैसे ये वेक्टर dB आपको मिलेगा, अब आपको देखना है यहाँ से बच्चों, बहुत ध्यान देना है आपको, बहुत कन्फ्यूज़न आने वाला है आगे, आप ध्यान से देखिए। पहला कन्फ्यूज़न तो ये एंगल्स का ही होता है कि ये एंगल कौन सा किधर को बन रहा है, समझ नहीं आता जल्दी से। आप ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान लगेगा अब आपको। ये dB देखिए, dB का डायरेक्शन कोई और ही डायरेक्शन है, हमें बताना है एक्सिस की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इस dB को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करके नहीं बता सकते नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व कर लेंगे, इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे। अब कंपोनेंट्स ब्रेक करने के बच्चों दो तरीके हैं। तो बच्चों ये जो dB है इसके कंपोनेंट जब हम ब्रेक करेंगे तो कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हमें इधर बताना है अपना रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं इस dB का जो रेफरेंस है वो यहीं से ले लेता हूँ कि सपोज़ ये एंगल जो है ये वाला एंगल है फाई, दिस एंगल इज़ फाई, क्योंकि थीटा पहले यूज़ कर लिया इसलिए इस एंगल का नाम रखा मैंने फाई। अब होगा क्या, ये वाला 90 डिग्री था इस लाइन में और इसमें ये 90 डिग्री का एंगल था, इसको ध्यान रखना है, बाद में रिमूव कर देंगे इसे, अभी ही कर देते हैं। ध्यान रहे आपको एंगल्स का बच्चों, बिल्कुल ध्यान रखना है कौन सा एंगल कैसे बन रहा है और कितनी उसकी वैल्यू है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सब कुछ डायग्राम में है इसमें। अब देखिए होगा क्या बच्चों, ये जो dB का फाई एंगल है तो फाई एंगल, फाई पे जो कंपोनेंट होगा एंगल का कंपोनेंट दैट विल बी dB cos फाई, dB cos फाई हो जाएगा आपका, क्योंकि जो एंगल होता है वो हमेशा बेस पे बनता है और cos में बेस आता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसलिए ये dB cos फाई। और इससे 90 डिग्री एंगल पर, 90 डिग्री एंगल यहाँ पर ये इस तरह से, ये इस 90 डिग्री एंगल पर इसका सेकंड कंपोनेंट होगा दैट इज dB sin फाई, dB sin फाई होगा ये हो गया आपका dB sin फाई, दोनों आ गए। उसके बाद बच्चों देखिए जो DL है उस DL के ठीक सामने अगर मैं इतना ही बड़ा DL और ले लेता हूँ तब क्या होगा, जब आप सिमिलर साइज का DL ठीक सामने लेंगे
उस DL से भी जो डायरेक्शन बनेगा वो P पॉइंट से तो उतना ही दूर होगा जितना ऊपर वाला पॉइंट है, R डिस्टेंस पे होगा। उसके बाद यहाँ पर ये डायग्राम घूम जाएगा, करंट ऐसे घूम के आ रही थी, करंट अब इस तरह से हो जाएगी, ऐसे करंट इधर चल रही थी ऊपर वाले पॉइंट पे, नीचे अंदर की तरफ हो जाएगी। तो इस डायग्राम को मैं ऐसे उल्टा कर देता हूँ, जो ये ब्लू वाला बनाया है यहाँ से DB का डायरेक्शन ऐसा आ जाएगा, मैग्नीट्यूड वही है, इस तरह से आ जाएगा। यानी कि ये वाला एंगल भी फाई ही होगा जब ऊपर वाला हमने फाई लिया है, क्योंकि DB की वैल्यू सेम है इसलिए ये एंगल भी आपका फाई होगा। अब यहाँ से इस DB का भी जो कंपोनेंट होगा वो भी DB cos फाई हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट एंगल वाला, और उससे 90 डिग्री पर जो होगा वो 90 डिग्री पर आपको मिलेगा DB sin फाई। अब आप देख पाएंगे कि DB sin फाई और DB sin फाई तो कैंसिल हो रहे हैं 2 पॉइंट्स के लिए, और दोनों पॉइंट्स का DB cos फाई ऐड हो गया जिस डायरेक्शन में मुझे चाहिए था। ठीक है, तो अगर 2 पॉइंट्स के लिए आपको पूछता है मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो आपका हो जाएगा 2 DB cos फाई। DB की वैल्यू आप यहाँ से ले लेंगे और cos फाई की वैल्यू आप डायग्राम से अभी निकालेंगे, कैसे बताएंगे उसको देखेंगे अभी। अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, ये तो इस तरह से है। अब यहाँ से मैंने आपको बोला था कि एंगल्स में प्रॉब्लम आता है, क्या प्रॉब्लम आता है देखिए, मैं एक दूसरा कलर लेता हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर एंगल ये वाला ही लेना है, आप इस एंगल को भी ले सकते हो, ये वाले एंगल को भी हम ले सकते हैं। अगर मैं इस एंगल को लेता, ग्रीन से बना रहा हूँ मैं इसे, आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाला एंगल में DB का लेता, क्योंकि रिजोल्यूशन हमारे हाथ में, हम किधर से करें, सपोज़ ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो फिर ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, एंगल वाला कंपोनेंट DB का, अगर ये एंगल हमने लिया है तो ये हो जाएगा उस केस में DB cos अल्फ़ा, और उस DB cos अल्फ़ा से 90 डिग्री पर तब बनेगा DB sin अल्फ़ा। इसी तरह से ये वाला एंगल भी अल्फ़ा हो जाएगा, ये एंगल अल्फ़ा है, और यहाँ पर भी वही चीज़ होगी जो ऊपर है, क्या होगा, अल्फ़ा वाला जो कंपोनेंट है, एंगल जिस लाइन पर बन रहा है, दैट विल बी कॉस कंपोनेंट DB cos अल्फ़ा, और उससे 90 डिग्री पर दूसरा मिलेगा DB sin अल्फ़ा। ग्रीन वाले केस में आप देखेंगे कि ग्रीन वाले में DB cos अल्फ़ा और DB cos अल्फ़ा कैंसिल हो रहे हैं, आमने सामने हैं, इक्वल एंड अपोजिट, और DB sin अल्फ़ा ऐड हो रहे हैं, 2 पॉइंट्स के लिए 2 DB sin अल्फ़ा बन रहा है। मैं दोनों से आपको वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ, नहीं तो बहुत से लोग आपसे कहते मिलेंगे कि नहीं cos ही होता है, नहीं sin ही होता है। अब आप देख लीजिए कि आप एंगल कौन सा चूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका sin और cos आपको बच्चों मिलेगा। ठीक है, अगर आपने ये वाला एंगल लिया है तो आपका DB cos अल्फ़ा cos फाई आ जाएगा, cos आ जाएगा उसमें, जो भी एंगल आपने लिया है अल्फ़ा फाई साई जो भी, और अगर आपने ये वाला एंगल चूज़ किया है उस केस में आपका रिजल्टेंट DB sin अल्फ़ा के टर्म्स में आएगा, उसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे। 2 पॉइंट्स लिए हैं तो 2 DB cos अल्फ़ा या 2 DB sin अल्फ़ा बन रहा है, अगर 3 लेते 3 हो जाते, 4 होते 4 ले लेते, पूरी सरकमफेरेंस होगा तो पूरी सरकमफेरेंस के टाइम्स का हो जाएगा, यानी 2 पाई R से, सॉरी हमने रेडियस A लिया है तो 2 पाई A से ये DB cos फाई ऐड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पाई A से सरकमफेरेंस से DB cos फाई, और ग्रीन वाला लेंगे तो DB sin फाई हो जाएगा। सीधा भी आप ले सकते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ से भी आपको वही मिलेगा। मैं इंटीग्रेशन से आपको दोनों से दिखाता हूँ, देखिए क्या होगा, वैल्यू सेम आएगी बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको करना क्या है, जब इतना पार्ट हो जाएगा, जब आपको एग्जाम में करने के लिए मिलेगा तो आप दोनों में से किसी एक से करेंगे। मैंने दोनों से आपको बता दिया कि डायग्राम में क्या चेंजेस आते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी एक चीज़ और आएगी बच्चों जो आपको ध्यान देनी है, ठीक है, मैथमेटिक्स की। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये DB भी हमें मिल गया और कंपोनेंट ब्रेक हो गए एक्सिस की डायरेक्शन में, हमें वहाँ से भी मिल गए। तब हम लेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड। मैं पहले ब्लैक वाले से दिखा रहा हूँ जो पहले बनाया था, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, इतना आपको लिखना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो ये हो गया B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DB cos फाई, फाई एंगल है ब्लैक वाला इसलिए DB cos फाई, DB की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी म्यू नॉट I DL डिवाइडेड बाई 4 पाई R स्क्वायर, और ये cos फाई है साथ में, cos फाई एज इट इज़ लिख लिया। अब
या चाहें तो आप cos फाई की वैल्यू को भी सीधा सीधा लिख सकते हैं। cos फाई की वैल्यू कितनी है? अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये फाई एंगल है। अगर ये फाई एंगल है तो देखिए जो मैं बता रहा था आपको, एक चीज़ और आएगी, वो ये है, एंगल मेड बिटवीन टू लाइन्स इज सिमिलर इन बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। दो लाइंस के बीच में अगर कोई भी एंगल बनता है तो उन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर्स के बीच में भी सेम एंगल बच्चों बनेगा। आप बना कर देख सकते हैं, सेटिस्फाई हो सकते हैं कि हाँ उतना ही एंगल बन रहा है। ओके, अब होगा क्या, देखिए यहाँ पर बच्चों देखो, जो ब्लैक वाला एंगल हमने लिया है फाई, ठीक है, तो वो किन दो लाइन के बीच में बन रहा है? वो बन रहा है यहाँ, एक लाइन ऐसे है और एक ये है, ये डॉटेड वाली और एक ये। तो इस वाली लाइन से परपेंडिकुलर कौन है? इस लाइन से परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन। ये इसके परपेंडिकुलर हो गई, इस वाली लाइन के, इस लाइन के और इस लाइन के। ये यहाँ पर बन रहा है फाई एंगल जो है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली है और इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली है, ये वाली लाइन। तो फिर फाई एंगल किन किन और दो लाइन में बनेगा? इसका परपेंडिकुलर हो गया ये वाला और इसका परपेंडिकुलर है ये वाला, यानी ये एंगल भी कितना है? फाई। जब ये एंगल फाई है तो ये वाली लाइन परपेंडिकुलर इधर भी बना रही है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर है। तो 90 में से इतना फाई हो गया, तो बाकी कितना बचेगा आपके पास? ये वाला एंगल, ये हो जाएगा 90 माइनस फाई। ऐसे ही नीचे भी ये वाला एंगल हो जाएगा बच्चों 90 माइनस फाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं इसको यहाँ पर यूज़ करूँगा, देखिए यहाँ तो मेरे पास cos फाई है, तो इस cos फाई को मैं चेंज कर दूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर वैल्यू चाहिए। cos फाई को मैंने बदल के लिख दिया sin 90 माइनस फाई। ऐसा कर सकते हैं हम, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि 90 माइनस फाई इस ट्राइंगल के अंदर है। ये एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है आपको, जो यहाँ से 90 डिग्री बनाते हुए है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। तो यहाँ से इस साइन 90 माइनस फाई की वैल्यू हो जाएगी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर a और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज r। a बाई आर जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर, और ये हो गया एक dl अंदर बचेगा, और साइन 90 माइनस फाई की जगह पर हो गया a बाई आर। तो a ऊपर आ जाएगा, एक r नीचे आएगा, ये r स्क्वायर की जगह हो जाएगा q। उसके बाद इस dl को हम इंटीग्रेट कर लेंगे, तो म्यू नॉट आई ए एज इट इज़, नीचे 4 पाई r क्यूब एज इट इज़, और ये इंटीग्रेट होके कंप्लीट सरकमफेरेंस हो जाएगा। ये सरकमफेरेंस हो गया आपका 2 पाई a। बस यहाँ पे आके अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और रिज़ल्ट आपके सामने है। पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, और जो रिज़ल्ट आपके सामने आया दैट रिज़ल्ट इज़ म्यू नॉट आई, और ये a स्क्वायर, a एंड a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r क्यूब। और इस r क्यूब को भी हम चेंज कर देंगे अपने नोन टर्म्स में। r को आप ध्यान से देखेंगे तो r है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में हाफ पावर, और यहाँ पर 3 पावर लगी हुई है, तो हाफ के ऊपर 3 जाएगी, कितनी हो जाएगी? पावर टू द पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसके ऊपर पावर हो जाएगी 3/2। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गया। प्रूव, यहाँ पे लाके आपको इसे प्रूव करना है। जब आप इसे खुद करने बैठेंगे एक बार समझने के बाद, तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। आप मुश्किल से 8 से 10 मिनट में इसे कंप्लीट कर लेंगे, उससे पहले ही हो जाना चाहिए। अब देखिए क्या होगा इसमें। ये तो ब्लैक वाले के अकॉर्डिंग था जिसमें हमने कॉस लिया, अगर साइन लेते तो क्या होता। तो मैं ग्रीन वाला ले लेता हूँ आपके लिए, और उसमें देखिए आपकी वैल्यू कैसे सेम आएगी। देखिए यहाँ तक आपका सेम हो गया। उसके बाद नेट मैग्नेटिक फील्ड जब आप निकालेंगे तो इस नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये B इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन dB साइन फाई। ये लाइन आपको देनी होंगी जब आप ग्रीन वाला बना रहे हैं, ब्लैक वाला जो भी ले रहे हैं आप, जिस भी तरह से एंगल आपने सेलेक्ट किया है तो आपको लाइन देनी पड़ेगी। dB अगर ब्लैक वाला है तो dB साइन फाई दे आर कैंसिलिंग ईच अदर, और कॉस वाला ले रहे हैं ग्रीन वाला के हिसाब से आपने एंगल्स को ब्रेक किया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका dB cos अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। ये आपको बताना पड़ेगा।
अब यहाँ पर क्या है कि b इज इक्वल टू आपका हो गया इंटीग्रेशन db साइन फाई, इसके बाद db की वैल्यू ऊपर से आ जाएगी विच इज़ म्यू नॉट आई डी एल डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी साइन अल्फ़ा की वैल्यू हम कैसे लेंगे, ये रहा अल्फ़ा। अभी जो मैंने आपको थ्योरम बताई कि दो लाइन के बीच में जो एंगल है उनके परपेंडिकुलर में भी वही है, कंफ्यूज नहीं होना आपको जो एंगल जैसे भी आपने ब्रेक करा उस एंगल को पकड़ लेना है और उसके दोनों परपेंडिकुलर लाइन को ढूंढ लेना है डायग्राम में, उन दोनों लाइन के बीच में वही एंगल आपको लिख देना सिंपली। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ ब्लैक वाले को, क्योंकि अंदर के एंगल सब शायद बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसे भी मैंने हटा दिया। अब हमारा फाई का कोई काम नहीं, हम अल्फ़ा से काम कर रहे हैं, ग्रीन वाले से। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, देखिए अल्फ़ा एंगल बन रहा है यहाँ, दोनों में से किसी भी तरफ आप ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं ऊपर ही ले रहे हैं। अब अल्फ़ा है तो अल्फ़ा इन दो लाइन में बन रहा है, एक ये लाइन है अल्फ़ा वाली और एक ये लाइन है बच्चों अल्फ़ा की। एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर लीजिए, इन दोनों से परपेंडिकुलर लाइंस देखिए कौन कौन सी हैं। देखिए इस वाली के परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर ये है, और इस वाली के परपेंडिकुलर ये है, इसके परपेंडिकुलर ये, इसके परपेंडिकुलर ये, इन दोनों के बीच में अल्फ़ा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, अल्फ़ा। जब ये अल्फ़ा हो गया तो नीचे भी सिमिलर टाइप का डायग्राम है तो वहाँ भी अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा a बाई आर। तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा की वैल्यू एक बार फिर a बाई आर हो गई। अब आप देख लीजिए इस लाइन और इस लाइन में बस डिफरेंस है यहाँ और यहाँ, उसके बाद का अब सब सेम हो जाएगा। देखिए जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम बाहर निकाल लेंगे। कांस्टेंट है आपका म्यू नॉट आई ए और नीचे 4 पाई आर क्यूब, अंदर बचेगा डी एल। लीजिए अब ये लाइन और ये लाइन दोनों मैच हो रही हैं, दिस वन एंड दिस वन, बस इतना फ़र्क बैठेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद सारा सेम है। यहाँ से अगर आप सेंटर के लिए चेक करना चाहें, मान लीजिए पी पॉइंट अगर सेंटर पे होता, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पी पॉइंट अगर सेंटर पे आ जाएगा, ये वाला पी पॉइंट अगर चल के यहाँ आ जाएगा सेंटर पे, तो एक्स रिमूव हो जाएगा आपका। ध्यान दीजिए ये पी पॉइंट इधर से इधर चला, फिर यहाँ आया, ये गैप कम होता जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। साथ ही साथ जब ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा तो ये वाली लाइन भी पीछे हटने लगेगी। पी पॉइंट यहाँ पहुँचेगा तो लाइन ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर जैसे ही ये पी पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा ये लाइन छोटे होते होते रेडियस में मर्ज हो जाएगी। आर जो है वो रेडियस में मर्ज हो जाएगा। तो क्या होगा, एक्स आपका 0 हो गया। जैसे एक्स 0 हुआ, यहाँ पर आपको 0 कर देना है एक्स को, सही है। और आर जो है आपका रेडियस वो इस ए में मर्ज हो गया, आर और ए बराबर हो जाएंगे उस केस में। नोट डाल देते हैं, इसलिए नोट इफ़ को लिखना है पी पॉइंट लाइज ऑन सेंटर ऑफ कंडक्टर, तब क्या होगा, x विल बिकम 0, x हो जाएगा 0। और इस डायग्राम, इस फॉर्मूला में आपका जो चेंजेस आएंगे वो होंगे b इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स हो गया 0 प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर 3/2 पावर है, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 रह जाएगा। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a क्यूब। उसके बाद a स्क्वायर से 2a पावर कैंसिल हो जाएंगी और आपको रिज़ल्ट मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ये इस तरह से देखिए वेरीफाई हो जाएगा कि सेंटर पे इतना होता है।